एग्जाम्पल इसने दे दिया है, स्कूल में टाइम टेबल बनाता है, हमारे कॉलेज में भी अभी भी वही कर रहा है, बस अब यही काम लगी रहूंगी मैं, छेड़ मत उसको, हो गया वो सेट। कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, बटन मत दबा, कोई भी अपना आराम से बैठा रहे। ठीक है, यहाँ हो गया कि हमने शेड्यूल करना है। उसके बाद रीशेड्यूलिंग है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि अनफोर्सिन, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें नहीं पता है फ्यूचर में हो जाए, लाइक आपका वेदर चेंज हो जाए, लेबर की शॉर्टेज हो जाए, मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, और इक्विपमेंट जो हमें चाहिए वो अवेलेबल ना हो, और फाइनेंस जो फंड है वो टाइम पे ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं, कई बार क्या होता है कि ये आपका टाइम पे नहीं हो पाती। तो वेदर, अगर बारिश आ गई है बीच में, हमने उसको कंसिडर नहीं किया, तो तब क्या करना पड़ता है हमें दोबारा से, कई बार क्या करता है रीशेड्यूल करना। हमें कोई काम करना था, मान लो हमें अभी ब्रिक वर्क करना था या हमें रेनफोर्समेंट करना था, ठीक है, लेकिन अभी बारिश हो रही है, तो वो क्या होगा, अगर जितने दिन बारिश चलेगी, अगर 2 दिन चल रही है तो वो आगे पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, फिर हमें उसके लिए दोबारा से शेड्यूल करना पड़ेगा। तो रीशेड्यूलिंग वही है। इंस्पायर्ड द पुटिंग ऑल द एफर्ट, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग की है एंड शेड्यूलिंग की है। एंटायर वर्क डज नॉट प्रोग्रेस एज पर द शेड्यूल, जितना काम है वो एज पर शेड्यूल नहीं चल रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू द सर्टेन अनफोर्सिन इवेंट। बता दिया इसने पहले मैंने कि वेदर चेंज हो गया है, या इन सारी चीजों की वजह से जो प्लानिंग की थी हमने, शेड्यूलिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग आपका काम नहीं हुआ है। दिस नेसेसिटीज रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट है उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो सेम डेफिनेशन वही हो जाएगी फिर, रीअरेंजमेंट और सेटिंग ऑफ वेरियस प्लान्ड एक्टिविटी। जो पहले से प्लान्ड एक्टिविटी है उनको दोबारा से अरेंज करते हैं हम लोग बाय फिक्सिंग न्यू डेट। दोबारा नई डेट डालनी पड़ेगी। अभी हमने सोचा था कि 20 को हमने शुरू किया, 1 हफ्ते में हमारा रेनफोर्समेंट वाला सारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी अगर 1 हफ्ता पूरा कुछ मटेरियल नहीं है हमारे पास, या मशीन नहीं है हमारे पास, कुछ भी जो भी चीज नहीं है, उस वजह से क्या होगा, फिर चेंज हो जाएगा। फिर अगले, अब मंडे को जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जो भी डेट होगी, तो वो हमारा क्या है, रीअरेंजमेंट में आ जाएगा। दैट टोटल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट डज नॉट चेंज। पूरा टाइम चेंज नहीं होगा, वो एक्टिविटी इस तरीके से हम करेंगे कि ऐसा ना हो ना कि भाई 1 हफ्ते की वजह से पूरा ही आगे चला जाए वो। तो उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो टाइम भी हो जाए, एक्टिविटी हमारी रीअरेंज हो जाए, टाइम पे ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन यहाँ पे लास्ट में इसने लाइन लिखी है, एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, ऑलवेज काउंट द अनफोर्सिन इवेंट। वो ऐसे वाले इवेंट पहले से ही काउंट करके चलता है इन द बिगिनिंग व्हाइल मेकिंग द टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल बनाने से पहले ही वो क्या करता है, इन चीजों को कंसिडर करके चलता है। क्योंकि ये ऐसे वाली चीजें हो सकती हैं कि हमारे पास पैसे अवेलेबल ना हो, मटेरियल टाइम पे ना पहुंच पाए, तो पहले से ही कंसिडर करके चलता है इन सारी चीजों को। उसके बाद एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग, कि क्या एडवांटेज होगा। शेड्यूल किया है हमने, हमें पता है कि इतने दिन में हमने काम कंप्लीट करना है, तो एक टाइम बना हुआ है। अब जैसे मान लो हमारा सीएमए का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि 26 तारीख को सेशनल होने हैं, ठीक है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हिसाब बनाएंगे ये, लेकिन अगर हम मान लेते हैं 26 को जैसे कि सेशनल होने हैं, तो सीएमए के मुझे 3 लेक्चर कंप्लीट करने थे, ठीक है। तो अब मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मैंने, तो उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो अब शेड्यूल कर रखा है ना, तो शेड्यूलिंग से हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल वर्क कितना हुआ है इस टाइम में। इतने टाइम, 1 महीने जो मान लो टाइम था हमारे पास, 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं या नहीं है, एक्चुअल में कितना काम हुआ, अगर हमने शेड्यूलिंग कर रखी है। अगर हमने नहीं की होती तो हमें, अगर मुझे कभी आज मैं लेक्चर ले रही हूँ, उसके बाद 2 दिन बाद ले रही हूँ, या 1 दिन में 2 लेक्चर ले रही हूँ, तो शेड्यूल नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। अब अगर हमें पता लग गया कि 1 महीने के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगले महीने में आराम से फिर वही 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। छोटा बड़ा है कुछ, वो चल जाएगा, चलो। तो इस हिसाब से शेड्यूल कर लेते हैं काम को, तो एक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो हमें पता लगती रहती है, ठीक है। और बार चार्ट मैंने दिखाया था कि हम लोग जब काम करते हैं
मैं फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे है ये ना, जैसे मैंने ये दिखाया था कि ए पे हमें दिखा रखा है, यहाँ डेट नहीं लिखी, डेट भी लिखी होती है कई बार, कि यहाँ पे मेंशन कर रखे ए में क्या चल रहा है, हमारा साइट क्लियरेंस चल रही है। एक बार चार्ट है ये बना रखा है, ये जहाँ पे काम होता है वहां पे हम लोग बना लेते हैं। तो ये चार्ट बनाया है। उसके बाद बी एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे साइट क्लियरेंस अगर खत्म होगा, ठीक है, साइट साफ होएगी तब भी हम फाउंडेशन की डिगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन को खोद सकते हैं, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद अगर फाउंडेशन स्टार्ट कर दी हमने, लेकिन जो साइड बोर्ड कब लगाते हैं, जब हमारी लूज सोयल होती है। तो अब चल रही है इतनी की तो हमने बना दी, तो हम यहाँ पे क्या है, दूसरा काम जो है साइड बोर्ड वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पे साइड बोर्ड हो गए तो वहां पे हम कंक्रीटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे दोनों साथ साथ भी हो सकती हैं। ऐसे नहीं कि हम पूरी फाउंडेशन जो डिग करने का वेट करेंगे उसके बाद हम साइड बोर्ड लगाना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जब साइड बोर्ड लग जाएंगे उसके बाद हम कंक्रीटिंग करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी है कि एक चल रही है तो दूसरी उसके बीच में स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये साइड क्लियरेंस वाली इसने ऐसे दिखाई है कि जब तक साइड क्लियर नहीं होगी, तो कॉमन सेंस है, साइड क्लियर नहीं होगी तो फाउंडेशन वो करने का भी फायदा नहीं है। मान लो एक साइड से आपने फाउंडेशन बना भी दी, तो जो उसके अगर दूसरी साइड से आप साइड को क्लियर कर रहे हो तो गंदगी है उस फाउंडेशन में जाती रहेगी, तो उस चीज का फायदा नहीं है। तो ऐसे करके हमें एक्चुअल प्रोग्रेस पता लग जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प टू एनालिसिस द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटी। अभी बताया मैंने कि कौन सी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो इसने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल स्लैब रेनफोर्समेंट। जब हम स्लैब बनाते हैं ऊपर रूफ पे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, ऐसे सीधा सिंपल रेनफोर्स तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, नीचे हमें शटरिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, फोम वर्क लगाना पड़ता है, शटरिंग लगाते हैं और फोम वर्क लगाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग रेनफोर्स करते हैं। सिंपल तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए क्या है कि पहले हमें शटरिंग वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रेनफोर्स वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी है जो वो पता लग जाएगी एक्टिविटी की, कौन सी किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सी किसके साथ चल सकती है। इट हेल्प टू यूटिलाइज द, वही सेम पॉइंट है कि हमें जितने भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सारा हमें मैक्सिमम इनका बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्योंकि हमें जब शेड्यूल कर लिया, हमें पता लग गया कि कौन सा काम किस टाइम करना है, उसी के हिसाब से हम आदमी मंगवाएंगे, उसी के हिसाब से मशीनें मंगवाएंगे, उसी के हिसाब से मटेरियल होगा, उसी के हिसाब से पैसा आएगा। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, शेड्यूल चार्ट गिव द क्लियर पिक्चर अबाउट, हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि टाइप, क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस टाइप का, किस क्वांटिटी में और किस ड्यूरेशन में हमें चाहिए है, ये हमें पता लग जाएगा। उसी के हिसाब से हम विद द टाइम ऑफ डिलीवरी देम, ठीक है, इसी हिसाब से हम उसकी उस टाइम पे डिलीवरी करेंगे। One of the main advantage is find out the most economical and suitable method of the construction. हमें इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं मोस्ट इकोनॉमिक। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो अब वो कर रहे हैं, शटरिंग कर रहे हैं, स्टील वाली भी लगा सकते हैं हम, वुडन वाली भी लगा सकते हैं। तो काम के अकॉर्डिंग होगा, छोटा काम है तो वहां वुडन वाली भी चल जाएगी, ज्यादा हैवी वर्क है तो वहां स्टील वाली अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टडी करके, कंपेयर करके एक अल्टरनेट जो हमें सही वाला, जो इकोनॉमिकल जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट हेल्प टू अरेंज, वही सेम चीज, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हमें कितने चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, वो हमें पता लग जाएगा शेड्यूल करेंगे तो। उसके बाद इक्विपमेंट किस टाइप के चाहिए हैं, कितने नंबर ऑफ चाहिए हैं, किस ड्यूरेशन में चाहिए हैं, वो सारे हमें पता लग जाएंगे। इससे हम मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बेनिफिट उस मशीनरी से ले सकते हैं। इससे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो हम लास्ट में यही कह सकते हैं, ऑन वॉल वी कैन से preparation of the construction tool is necessary to complete the project in time and lowest practical cost। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अगर हमने सस्ते में कंप्लीट करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन शेड्यूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन शेड्यूल पहले ही बता दिया मैंने, सारा वही सेम चीजें, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करेंगे, विच इंडिकेट द ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में कौन सी चीज चाहिए हमें, रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, उस पे कितना पैसा लगेगा, कोई जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे एक्सकवेशन चल रही है तो उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, इंक्लूडिंग द एस्टिमेटेड डेट, और कौन सा किस टाइम पे वो स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट और किस टाइम पे वो कंप्लीट होगा। ईच ऑपरेशन इज टर्म एज द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। वही सेम सारी बात है कि हमें कौन सा ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन होगा, कौन सी किस क्वांटिटी में चाहिए है, कितना पैसा लगेगा, एस्टिमेटेड डेट और किस टाइम वो कंप्लीट होगा, सारा क्या है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बार बताया था मैंने, बार दिखाया था, बार चार्ट हम उसके लिए बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द बार चार्ट एंड डेट आर क्लियरली मेंशन ओवर इट, डेट को क्लियर मेंशन करते हैं। ये सारी चीजें तो नीचे अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ये पेपर में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बाई चांस, वो अगर थोड़ा सा दिमाग में रखना तुम कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूल उसका बनाना है, हम कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कैसे बनाएंगे, इक्विपमेंट शेड्यूल कैसे बनाएंगे, मटेरियल शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो सारों का एक एक बार मतलब वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ये नहीं समझाऊंगी कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या होता है, मैं सिर्फ आपको वो दिखाऊंगी, ये चीज, इसको कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बोलते हैं। वही सारी चीज उसके अंदर लिखी हुई है कि जैसे मान लो जॉब नंबर लिखा होगा कि कौन सा काम है, ठीक है, पहला काम है, दूसरा काम है, जो भी है, ठीक है, और उसके बाद क्या काम क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किस लोग, ऑनर कौन है लिखा जाएगा, उसके बाद कहाँ का है ये, किस जगह पे बन रहा है, रिपोर्ट नंबर क्या है, किस डेट को ये स्टार्ट होगा, ठीक है, डेट को स्टार्ट होगा, उसके बाद एस्टिमेटेड प्रोग्रेस कि क्या हम सोच रहे हैं कि किस टाइम ये कंप्लीट होगा, हमने सोचा है वो एक्चुअल में कब हुआ है वो, ठीक है, तो ये सारा एक टेबल बनेगा। उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा, आइटम नंबर लिखे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑपरेशन आएगा, क्वांटिटी कितनी चाहिए है, किस यूनिट में वो मिलती है मार्केट में, और रेट पर यूनिट, क्या रेट है उनके मार्केट में, और उसके बाद टोटल टाइम कितना लगना है, अगस्त ये चलेगी। उसके बाद सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी एट साइट, काम करना है आपने, साइट क्लियरेंस करनी है, तो जेसीबी वगैरह, जो ट्रक वगैरह सामान लाने के लिए, कटिंग फिलिंग करने के लिए जो भी मशीनें चाहिए वो चाहिए हमें। कंप्लीट यूनिट मतलब जितना चाहिए हमें, जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है उस साइट के लिए वो ले आएंगे हम लोग। यूनिट कुछ नहीं है, पर यूनिट रेट, क्योंकि इसमें कोई हेक्टेयर हेक्टेयर के हिसाब से तो होगा नहीं। टोटल टाइम कितना लगना है, 1 वीक लगना है, ठीक है, अगस्त के 17 से लेके 24 तक ये काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम साइट क्लियरेंस, ठीक है, कितने की करनी, कितने एरिया की, 40 हेक्टेयर में होगी, यूनिट हेक्टेयर में ही आ गई, ठीक है, और पर डे कितना काम होगा, 3 हेक्टेयर होगा, और ये टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 वीक लगेंगे हमें, और ये 31 तारीख से लेके 7 तारीख तक ये काम चलेगा, ठीक है, 31 अगस्त से लेके 7, ये 24 गलत बोल दिया मैंने 27, 31 तक चलेगा ये। फिर उसके बाद 31 से 14 तक हमारा क्या है, वो चलेगा साइट क्लियरेंस का काम, ठीक है। और ये मैंने बार चार्ट में भी दिखा रही थी मैं कि उसके बाद जैसे ही कलवर्ट बनाना है अभी इन्होंने, ठीक है, कलवर्ट क्या होता है, तुमने पढ़ा था, ब्रिज और कलवर्ट में क्या फर्क है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? 12 मीटर से कम की उसकी लेंथ होगी मैम। 6 या 12? हाँ जी, 6 होता है या 12 होता है? 6 होता है मैम, 6 से लेस देन। हाँ, 6 मीटर से अगर लेस देन, अगर उसकी क्या विड्थ होएगी या लेंथ होएगी? लेंथ थी या विड्थ थी? विड्थ होएगी मैम। हाँ, स्पैन जो है विड्थ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो वो बना रहा है ये, ठीक है, कितने क्वांटिटी में, 4 बनाने हैं उसको, नंबर्स में आ जाएगा, एक कितना, 1 वीक में बनेगा, ठीक है। ये बात समझ गए होगे, बस यहाँ पूरा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा,
ठीक है। ये फिर कलवर्ट बन रहा है, तो जब साइड क्लियरेंस का काम हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया उसको बनाना। फिर अर्थ फिलिंग हो रही है, जब ये चल रहा है तो साथ में इंडिपेंडेंट है ये, मतलब ये चल रही है साथ में ये भी चल रही है, तो सारे काम ऐसे करके शेड्यूल कर देगा, वो लिख देगा पहले से ही। अब इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये पूरा उसका है साइड पे जो अभी कटिंग फिलिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद मूविंग आउट, मतलब चले जाएंगे जो मशीन वाले हैं, जो मशीन लेके आए थे उनका काम हो गया, तो ये मूव आउट करके कंप्लीट हो गई यूनिट हमारी। उसके बाद ऐसे ही सेम सारी चीजों के ऐसे बन जाएंगे बस। फिर इक्विपमेंट वाला है, जैसे हमें इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए हैं, ठीक है, सेम इक्विपमेंट्स टूल बन जाएगा। नंबर ऑफ जॉब कौन सी है, कौन सा काम चल रहा है, सेम ये तो सारी चीजें आ गई। उसके बाद इक्विपमेंट, जैसे पहला हमें ट्रक चाहिए है, ठीक है, तो 1 अगस्त में, ये डेट वही सेम लिखी हुई है। तो मैं एक कहने, अगर मान लो ये पेपर में आता है तो तुमने क्या करना है, एक कोई भी एक याद रख लो, ठीक है, जैसे मान लो अगस्त नंबर, ऐसे शेड्यूल बनाना है। और यहाँ पे जैसे अगर वो है मटेरियल वाला है तो मटेरियल के नाम लिख देना, इक्विपमेंट वाला है तो इक्विपमेंट के नाम लिख देना। जैसे ट्रक चाहिए है 17 तारीख को, हमें 2 ट्रक चाहिए है, ठीक है। उसके बाद बीच में हमें नहीं जरूरत पड़ेगी, 14 तारीख को फिर एक ट्रक चाहिए हमें, 21 तारीख को चाहिए एक, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। फिर नवंबर की 2 तारीख को हमें ट्रक चाहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आइटम बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर हमें अगस्त में 17 तारीख को 2 चाहिए है। मतलब ऐसे करके ये पहले ही हम क्या कर लेंगे, एक शेड्यूल बना लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब हम जैसे मान लो हमने ट्रक मंगवा लिया यहाँ पे, इसका फायदा क्या हुआ, हमें यहाँ ट्रक मंगवा लिया, उस दिन हमारा 17 तारीख को उसका काम था, हमने वापस भेज देना उसको, ठीक है, ताकि हमारा मतलब खर्चा ना पड़े। उसके बाद ये खाली है, उसके बाद 14 तारीख को जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको या तो पहले से इंटीमेट कर देंगे कि भाई हमें 14 तारीख को फिर से चाहिए, या एक दिन पहले उसको कॉल करके बुलाएंगे, जैसे भी जो भी होगा। तो ये सारा क्या है, ऐसे करके नंबर ऑफ जितने भी चाहिए लिखते जाएंगे, और किस तारीख को चाहिए ये लिखते रहेंगे। उसके बाद ऐसे ही सेम मटेरियल का होगा, ये सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि शेड्यूल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड एट द साइट, डिलीवरी डेट, जो यहाँ पे किया है सेम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये खुद से पढ़ना तुम लोग। अच्छा, ये फोटो सिर्फ 2 की आई है, तो ऐसे करके सारों का है ये, ठीक है। मैंने ये शायद फोटो मेरे ख्याल से ली नहीं मैंने, या तो आगे पीछे होगी ये, हाँ ये रहा। नहीं, उसकी आई नहीं है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ऐसे करके हम लोग शेड्यूल कर लेंगे। मटेरियल का आएगा तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या है, मटेरियल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ एग्रीगेट चाहिए, कर दो भैया, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट लिख देंगे। तो एग्रीगेट मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए 17 तारीख को, वो लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे हम सीमेंट लिख दिया हमने, कितने बैग चाहिए हमें, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हमारा जो सैंड हो जाएगा वो कितना चाहिए, ऐसे करके जहाँ इक्विपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा मटेरियल हो जाएगा। सेम ऐसे चलता रहेगा सारा, ठीक है। और लेबर का भी सेम बन जाएगा। मान लो हम यहाँ पे क्या है, हमारा लेबर वो लिख देंगे, मैन लिखेंगे, ठीक है, मैन लिख दिया। स्किल्ड कितना चाहिए, अनस्किल्ड कितना चाहिए, मिस्त्री मेसन कितना चाहिए, प्लम्बर कितने चाहिए हैं, कारपेंटर कितने चाहिए, ऐसे आते जाएंगे। और कितनी तारीख को कितने चाहिए हैं, पूरा ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा ना ये नेक्स्ट जो है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। बार चार्ट, गैंट चार्ट, आपका माइलस्टोन चार्ट, पर्ट, सीपीएम, ठीक है। ये हम अभी तो क्योंकि मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो ये बहुत लंबा है, तो एक दिन में ही बार चार्ट वाला होगा, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है।